हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। दाब प्रेशर क्या होता है, कैसे लगता है और इनके नियम कौन कौन से हैं, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। दाब प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या प्रेशर कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। अब दाब बराबर प्रेशर बराबर एफ अपान ए होता है। एफ जो होता है पृष्ठ के लंबवत लगने वाला बल, ए पृष्ठ का क्षेत्र होता है। अब थोड़ा समझते हैं दाब कैसे लगता है। तो सपोज दैट थोड़ा बोलचाल की भाषा में इसको जानते हैं हम। ये आपकी पाइप हो गई, जैसे आप लोग यूज करते हैं, जो सबमर्सिबल होता है, जो पाइप होती है कुछ इस प्रकार से पाइप होती है उसकी। और जब ये पाइप होती है तो यहाँ से जो है पानी निकलता रहता है पाइप के थ्रू ऐसे। अब ये पानी निकलता रहता है। अब आप जब इस पाइप को दबाते हैं प्रेशर से, बल से, फोर्स लंबवत बल, पृष्ठ के लंबवत बल, अब आप यहाँ पे दबाते हैं तो पानी का प्रेशर यहाँ तक आता, फेंकता था, फिर जब आप दबाए तो यहाँ तक प्रेशर आना चालू हो गया। यानी आपके दबाने से प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। तो जो फोर्स था यहाँ पानी का यहाँ तक आ रहा था और आपके दबाने से यहाँ तक आ गया। अब आप तो पूरी पाइप पर प्रेशर तो बल तो लगाए नहीं है। तो वही बात है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, ये एकांक एक क्षेत्रफल पर बल लगाने वाले, क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, जो इस क्षेत्रफल पर बल लगता है, लगने वाला बल, उसे हम प्रेशर कहते हैं यानी दाब कहते हैं। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब दाब P बराबर एफ अपान ए होता है। एफ जो है पृष्ठ के लंबवत बल होता है, पृष्ठ के लगने वाला लंबवत बल, पृष्ठ के लंबवत लगने वाला बल, लगने वाला बल हो जाएगा ये। और ये जो ए होगा ये पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब P जो है प्रेशर है, दाब, प्रेशर मीन्स दाब होता है, मतलब P बराबर एफ अपान ए पृष्ठ के लंबवत बल या पृष्ठ के लंबवत लगने वाला बल अपान ए पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दाब, द्रव में दाब। प्रेशर इन लिक्विड, द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम द्रव का दाब कहते हैं। अब एक बार थोड़ा फिर से ध्यान दीजिए। द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन के दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं, द्रव का दाब कहते हैं। अब जैसे बर्तन यहाँ दिया है, हम मान लेते हैं जो आप कुकर यूज करते हैं, कुकर जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि जो द्रवों की अणुओं की संख्या होता है अधिक मात्रा में होता है और उसको अणुओं के द्वारा इस दीवार और तली के प्रति एक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, भाई इसका क्षेत्रफल जो है निर्धारित है। ऐसा तो है नहीं कि आप द्रव उसमें डाले और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का आकार बड़ा हो गया। अगर आपका 2.5 लीटर का क्षेत्रफल है, इसका मानते हैं कैपेसिटी है, तो आप इसमें द्रव डालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा उतना ही क्षेत्रफल रहेगा, ना कि आपकी द्रव को डालने से इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ तो है नहीं। अब तो जो द्रव है, इसमें जो हम लोग द्रव होता है, जो पानी होता है, वो उसके भी एक अणु होते हैं,
अणुओं की कुछ संख्या होती है द्रव्यों में, तो जो द्रव्यों की अणुओं के द्वारा इसकी दीवार पर और इसके तली पर, मतलब ये दीवार हो गई, दीवार पर और इसके ये नीचे की जो तली है, तली पर लगने वाला बल, जो बल लगता है उसे हम द्रव का दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव का दाब कहते हैं। तो ये बोलचाल की भाषा में आपको हम समझाएं कि द्रव का दाब क्या होता है। अब द्रव का दाब P बराबर H गुणे D गुणे G होता है। P बराबर H D G होता है। अब P मीन्स प्रेशर होता है, दाब। अब H मीन्स जैसे आपका ये बर्तन हो गया, इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। जब इसमें जल भरा हुआ है तो इसकी एक गहराई होगी, इस सतह से लेके यहाँ तक अगर ये जल भरा है तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक की अपनी एक गहराई होती है इसकी। अब इसमें एक क्या, ये जो गहराई होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसे क्या कहेंगे? यच कहेंगे, यच बोला जाएगा। अब इसमें कुछ घनत्व होते हैं, घनत्व, और जो घनत्व होते हैं उसे डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। अब जी जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि जो ऊपर से वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय का कुछ दाब, प्रेशर पड़ता है, कुछ दाब पड़ता है, तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। जब हम उसे जी कहते हैं तो ऊपर का जो है ये भाग, ये जी हो बोला जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, यानी इसके गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। और ये आपका घनत्व हो जाएगा, ये आपकी गहराई हो जाएगा, गहराई हो जाएगी। और ये जो है आपका प्रेशर यानी दाब, प्रेशर, ये हो गया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा द्रव के दाब के नियम के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इसका जो और नियम है वो क्या कहता है। वो कहता यह है कि ये जो द्रव है, द्रव में जो ये दिशा इसमें होती है, हर एक दिशा में, जैसे ये द्रव हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे जिस दिशा में हो, हर एक दिशा में हर एक प्रकार से द्रव का दाब जो होता है समान रूप से पाया जाता है या एक समान होता है। आप ये भी कह सकते हैं। थोड़ा द्रव के दाब के और नियम हैं उनको जानते हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ये आपका द्रव हो गया, जैसे फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये आपका द्रव हो गया। अब द्रव के जो तल है, ये जो तल है, तल पर क्षैतिज तल में जो दाब होता है वो एक समान लगता है। ये जो तल है इसके ऊपर जो क्षैतिज तल, मतलब इसके ऊपर ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर इस जल के ऊपर यहाँ पर बल अलग लगेगा, यहाँ पे बल अलग लगेगा, यहाँ पे बल अलग लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल हर जगह, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, क्षैतिज तल में हर एक बिंदु पर एक समान बल और दाब लगता है, प्रेशर लगता है। अब जल के भीतर भी सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है या बराबर होता है या एक समान भी कह सकते हैं। जल के भीतर भी हर एक बिंदु पर दाब एक समान या बराबर लगता है। अब बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये एक समान लगता कैसे है। आप लोग बोलचाल भाषा में कुआं जानते होंगे। अब कुआं से आप पानी को जब निकालते हैं, बाल्टी नीचे की तरफ अंदर डूब जाती है और जब तक बाल्टी अंदर रहती है, जल के अंदर रहती है, तब तक आपको बल का आभास उतना नहीं होता है। अब लगता है, आप यह भी कह सकते हैं कि जब तक बाल्टी अंदर रहती है आपको उतना बल लगाना नहीं पड़ता है। आपको रस्सी
खींचते आते हैं और जो द्रव होता है आपके बाल्टी में भरा हुआ होता है वो बाहर की तरफ चला आता है, बल का आभास नहीं होता है। और जैसे ही वो जल के ऊपर बाल्टी आती है वैसे बल का आभास होने लगता है। तो जल के अंदर बाल्टी जब रहती है तो उस पर एक समान दाब लगता रहता है, इसलिए उसमें बल का आभास नहीं होता है। और जैसे ही बाल्टी जल के ऊपर आती है वैसे ही आपको बल का आभास होने लगता है। अब वो होने क्यों लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर थोड़ा उस पर पड़ता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रेशर उस पर आ जाता है, पड़ता है, इससे उसकी भार का पता लगने लगता है। और जल के अंदर उतना वायुमंडलीय प्रेशर लगता नहीं है, इसलिए और वहाँ जो दाब होता है एक समान होता है, इसलिए आपको बल का आभास नहीं होता है। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब ये थोड़ी सी बात होती है कि ये जो क्षैतिज तल है इसके स्वतंत्र मतलब सतह से और ये एच गहराई के बीच ये जो दाब होता है स्वतंत्र अवस्था में ही दाब होता है। और गहराई के ये जो सभी बिंदुओं पर जल के भीतर सभी बिंदुओं पर स्वतंत्र अवस्था में दाब होता है और गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो गहराई है नीचे तक यहाँ से यहाँ तक इसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं घनत्व। जल जो होता है घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर घनत्व का जल का घनत्व अधिक है तो उसका प्रेशर भी उसका दाब भी अधिक होगा। अगर जल का घनत्व कम है तो उसका दाब भी कम रहेगा। आपको ये पढ़ा चुके हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में कि जब वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम पाया जाता है, या फिर ऊपर जाने पर घटता है, नीचे भी जाने पर घटता है। ध्रुवों से आप वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है दाब सार्वत्रिक जी गुरुत्वीय त्वरण जी वो ध्रुवों से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। तो वही बात है कि ये उसी प्रकार जो जल होता है, जल अगर घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, घनत्व घटेगा तो दाब भी घटेगा। ऐसा नहीं है कि दाब नहीं घटेगा। और यही रीजन है कि समुद्र में होता क्या है कि नदियों की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि जो समुद्र है समुद्र का जो जल है उसका घनत्व अधिक होता है और जो नदी है नदी का जो जल का घनत्व होता है वो कम होता है। इसलिए नदी में तैरना कठिन होता है समुद्र के अपेक्षा। समुद्र का घनत्व अधिक होने के कारण वहाँ पे तैरना आसान होता है, क्योंकि घनत्व अधिक है तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तैरेंगे तो आपके द्वारा जो जल हटाया जाता है अधिक मात्रा में जल हटाया जा सकता है, क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है। और नदी में आप जब तैरते हैं तो आपके द्वारा जो जल हटाया जाता है वो कम मात्रा में हटाया जाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि नदी में तैरना कठिन होता है समुद्र के अपेक्षा, समुद्र में आसान होता है। अब समुद्र को विषय में थोड़ा बात करेंगे। समुद्र एक सुंदर दृश्य, आकर्षक दृश्य, लुभावना दृश्य है और जितना वो सुंदर है, आकर्षक है, प्रशंसा के योग्य है, उतना भी खतरनाक और डरावना भी है। जितना वो प्रशंसा, लुभावना, सुंदर और आकर्षक दृश्य वहाँ की है उतना ही वो डरावना और खतरनाक भी है, क्योंकि जो चीज आप चाहे जो भी हो, जो जितनी चीज सुंदर होती है उतनी खतरनाक भी होती है। तो इसलिए समुद्र जितना अच्छा है, जितना सुंदर है, जितना आकर्षक है, उतना खतरनाक भी है और डरावना भी है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा बात करते हैं, छूट गया था ये दाब। दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसे पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल।
इसका दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है। और दाब जो है एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब थोड़ा बात करते हैं ये पास्कल। अब कुछ लोग पास्कल पार्सेक में को एक ही समझ लेते हैं, जबकि पार्सेक अलग है, पार्सक अलग है, पास्कल अलग है। तो पास्कल हमारा दाब का मात्रक है, पार्सेक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ना कि दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और दूरी का मात्रक जो होता है प्रकाश वर्ष भी होता है और पार्सेक भी होता है। और दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और पास्कल भी होता है। और दाब एक अदिश राशि है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वायुमंडलीय प्रेशर। वायुमंडलीय प्रेशर क्या है और कैसे लगता है, इन सब पर चर्चा करते हैं थोड़ा। अगला पॉइंट है हमारा वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेमी लंबे कॉलम के द्वारा 0°C पर 45°C अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेमी लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। 76 सेमी लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। अब एक बार फिर से सुनिए, वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेमी लंबे कॉलम के द्वारा 0°C पर 45°C अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेमी लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं कि वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के, जैसे आप समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गणना की जाती है और उसके जो कॉलम होते हैं 76 खानों में 76 खानों में बटा होता है और 0°C से लेके 45°C के अनुप्रस्थ काट में के आधार पर वो निर्धारित किया जाता है। कितने? 0°C से लेके 45°C तक के कॉलमों के 76 सेमी जो कॉलम होते हैं उसी के आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है। अब ये थोड़ा इसको और समझते हैं कि ये वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेमी लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। अब वर्ग सेमी मतलब आप लोगों को पता होगा, ये आपका जो मान लो एक हिसाब से ये बैरोमीटर है या फिर जो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है जिससे हम उसको मान लेते हैं। अब ये 76 खानों में बटा हुआ है। अब जैसे जैसे ये 0°C से 45°C तक इसको निर्धारित किया जाता है गणना के आधार पर। अब ये 76 खानों में ही इसको निर्धारित करते हैं। आप जैसे नदियों और नहरों में जाते होंगे तो आपको कहीं कहीं ऐसे इस प्रकार के कॉलम बने दिखते हैं ऐसे, और वहाँ ऊपर से 76 लिखा होता है, नीचे 1 2 3 ऐसे करके लिखा होता है और ऐसे 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 बना होता है। तो क्यों उसको 76 खानों में व्यक्त करते हैं? क्योंकि ये 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट वाले जो पारा होता है वो 76 सेमी लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक जो होता है वो बार होता है। क्या होता है? बार होता है। अब 1 बार बराबर हमारा होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
10⁵ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है एक बार बराबर। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो SI मात्रक है वो बार है। अब इसको व्यक्त एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब सतह से आप जितनी ऊपर जाएंगे, जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे, इसका प्रेशर उतना कम होता चला जाता है। या फिर आप सतह से नीचे भी जाएंगे तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब कम होता है। यही रीजन है कि पहाड़ों या अधिक ऊंचाइयों पर खाना पकाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय प्रेशर बहुत ही कम होता है। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वायुमंडलीय प्रेशर वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। यही रीजन है कि वायुयान में जो फाउंटेन की पेन होती है उसकी स्याही रीझ जाती है, बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, इसलिए स्याही बाहर निकल जाती है या रीझ जाती है, आप ये भी कह सकते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं वायुमंडलीय दाब को नापा कैसे जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे अगर नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगर अचानक नीचे आता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जैसे ये आपका पारा है, अब ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, सपोज दैट ऐसे ऊपर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा? दिन साफ होगा, दिन साफ होगा। यदि ये धीरे धीरे बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आए, नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ आता है धीरे धीरे, तो दिन साफ और बारिश होने की संभावना होती है। क्या होती है? बारिश होने की संभावना होती है, होने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे पारा नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ। यदि पारा एकाएक यहां से एकाएक नीचे आए तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सके। साथ ही साथ समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद लिखना ना भूलें। इससे होता क्या है कि हमारा जो एक मनोबल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और हम अच्छे से और समझाने की कोशिश करते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ों को आप लोगों के बीच में ले आने की कोशिश करते हैं, जो परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछने जाने की संभावना होती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।